हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी5 पर आई ताज डिवाइडेड बाय ब्लड सीरीज के सीजन 1 के बारे में। ये एक इंडियन पीरियोडिक ड्रामा सीरीज है। इसके क्रिएटर है अभिमन्यु सिंह और इस सीरीज में लीड में है धर्मेंद्र, नासिरुद्दीन शाह, राहुल बोस, आदित्य राव हैदरी, जरीना वहाब, संजय मृदुल, आसिम गुलाटी और ताहा शाह जैसे स्टार्स। तो आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज के एपिसोड 1 और 2 के बारे में बात करेंगे। तो एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अकबर अपने दादाजी के बारे में बता रहा है कि कैसे उन्होंने पानीपत की लड़ाई जीती थी और कहता है कि अब मैं चित्तौड़ जीत के मुगल एम्पायर को और बढ़ाऊंगा। यहाँ अकबर कहता है कि मैं जलालुद्दीन मोहम्मद और पूरा इतिहास मुझे अकबर के नाम से जानता है। अब यहाँ अकबर को एक टूटता तारा दिखता है और उसकी रोशनी में उसे चित्तौड़ का सेनापति जयमल दिख जाता है और वो उसे वहां मार देता है। अब यहाँ एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध में अकबर किसी को भी नहीं छोड़ता। बच्चे, बूढ़े, औरत, इन सभी को वो मार देता है और चित्तौड़ के युद्ध को जीत जाता है। लेकिन यहाँ वो कहता है कि मैंने कई युद्ध जीते हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए वो सिर्फ खुदा ही दे सकता है। इसीलिए वो खुदा तक अपने आवाज़ पहुंचाने के लिए पीर बाबा शेख सलीम चिश्ती के पास चला जाता है। यहाँ पीर बाबा कहते हैं कि 1000 औरतों की कोख उजाड़ के तुम अपने लिए औलाद मांगने आए हो। यहाँ अकबर कहता है कि जंग होगी तो खून भी बहेगा, फिर वो दूसरों का हो या अपनों का। वो कहता है राजपूतों ने अपने कैंप्स में आग लगा दी थी, मानो सैकड़ों चिताएं एक साथ जल रही हो। यहाँ पीर बाबा कहते हैं वो जौहर की आग है। अगर अपने किले और प्रजा को बचाने के लिए कोई ना बचे तो वीर राजपूतों की विधवा रानियां अपने आप को आग लगा देती है। यहाँ अकबर कहता है पूरा हिंदुस्तान मेरा है, लेकिन 3 बार शादी करने के बाद भी मेरा एक भी बच्चा नहीं है। यहाँ पीर बाबा कहते हैं कभी तुमने अपनी प्रजा को अपनी संतान समझा है? और मुझे मेरी खुदा की आवाज़ कह रही है कि तुझे एक नहीं 3-3 संतानें होगी। ये सुन के अकबर खुश हो जाता है। यहाँ पीर बाबा कहते हैं जलाल, तुम्हें खतरा दूसरों से नहीं बल्कि अपने खुद के खून से होगा। और एक बात जरूर याद रखना, दरिया का पानी जब जब लाल होगा तब मुगलिया खून बहेगा। अब हमें कुछ दशकों के बाद आगरा सिटी दिखाई जाती है, जहां हमें अकबर के 3 बेटे देखने को मिलते हैं, जिसमें सलीम नौकरानियों के साथ रंगरेलियां मचा रहा है, मुराद सैनिकों से लड़ रहा है और दानियाल अल्लाह की इबादत कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि मुराद दानियाल को अपने साथ लड़ने को कहता है, तो दानियाल कहता है कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आप चलेंगे मेरे साथ? तभी मुराद कहता है खुदा को अपने मन में इतना मत बैठाओ दानियाल कि उसे दिन में 5 मरतबा ढूंढना पड़े। यहाँ दानियाल कहता है जो हर एक जर्रे में बसता है उसे ढूंढना कैसा, मैं तो बस उसे याद करता हूँ। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि दानियाल एक अहिंसावादी है और मुराद गुस्से से भरा हुआ है, उसे रहम का कोई रास्ता नहीं दिखता। यहाँ हम दुर्जन को देखते हैं जो सलीम का दोस्त है। वो सलीम को बुलाता है और कहता है तुम्हारे दोनों भाई लड़ रहे हैं। फिर यहाँ सलीम दानियाल को बचाने के लिए चला जाता है और मुराद के साथ थोड़ी तलवारबाजी करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मुराद से भी ज़्यादा स्किल सलीम के पास है। सबके सामने इज्जत का कचरा होने के कारण मुराद गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अकबर दूर से इन तीनों को देख रहा है। दोस्तों, अकबर अब बुढ़ा हो गया है। यहाँ मानसिंह आ जाता है और वो अकबर को कहता है कि आपका भाई मिर्जा हकीम पागल हो गया है, वो उत्तरी सीमा के सारे हिंदुओं पे हमला कर रहा है। अब यहाँ हमें हिंदुस्तान की उत्तरी सीमा दिखाई जाती है, जहाँ हम मिर्जा हकीम को अपनी सेना के साथ देखते हैं, जो कहता है कि यह अल्लाह का हुक्म था जो उसने मेरे सौतेले भाई जलालुद्दीन मोहम्मद को अकबर बना दिया। वो दारुल हवस में कमजोर हो गया है, उसने कई हिंदुओं को पनाह दे रखी है और जो काफिरों को पनाह देता है वो खुद एक काफिर होता है। ऐसा कहकर वो अटैक कर देता है। अब हमें अकबर की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां वो मिर्जा हकीम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ हमें हिंदू और मुस्लिम के बीच की दरार साफ साफ देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ हम बिरबल को भी देखते हैं, जो कहता है कि हम हिंसा के अलावा भी कोई और उपाय कर सकते हैं। तभी हमें पता चलता है कि अकबर हिंदू मुस्लिम ऐसा भेदभाव नहीं करता और कहता है कि मिर्जा हकीम मेरा भाई हुआ तो क्या हुआ, उसे बराबर की सजा देंगे। अब हम अकबर को जोधा बेगम के साथ देखते हैं। यहाँ अकबर जोधा से कहता है कि मिर्जा हकीम हिंदुओं के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है, तुम सिर्फ अपने राजपूत भाइयों को मेरे साथ रहने को कहना। अब हम सलीम और दानियाल को देखते हैं, जो अगला बादशाह कौन बनेगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी यहाँ मुराद आ जाता है, वो गुस्से से शराब सलीम के ऊपर फेंक देता है। फिर सलीम हंसते हंसते उसे गले लगा लेता है। यहाँ हम इन तीनों का भाईचारा देख सकते हैं। अब बादशाह अकबर सभी के सामने एक मीटिंग करवाते हैं। उसमें वो कहता है कि क्या सबसे बड़े होने का मतलब तुम राजा हो? अब से ऐसा नहीं होगा। अब बादशाह वही बनेगा जो हकदार होगा।
ये बात सुन के तीनों भाइयों में थोड़ी बेचैनी सी हो जाती है। अब अगले सीन में बीरबल अकबर से कहता है कि बादशाह, क्या आपका डिसीजन ठीक है? मुझे तो पीर बाबा शेख सलीम चिश्ती की भविष्यवाणी याद आ रही है। तभी अकबर कहता है कि हो सकता है वो हमारे भाई की बात कर रहे थे। यहाँ बीरबल कहता है कि मजबूत एम्पायर के लिए मजबूत परिवार का होना आवश्यक है। कहीं ये तख्त की लड़ाई परिवार को कमजोर ना कर दे। यहाँ अकबर कहता है, जब तक हमारी बादशाहत मजबूत है, परिवार भी मजबूत रहेगा महेशदास। इस पर बीरबल कहता है, एक हिलती ईंट ही काफी है पूरी दीवार गिराने के लिए। ये सुन के अकबर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अब अगले सीन में अकबर की तीनों बेगम अपने बेटों के बारे में बात कर रही होती है। इनके बातचीत के बीच बादशाह आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इनसे छोटा था तब से मैंने लड़ना शुरू कर दिया है। अब बादशाह एक रूम की तरफ जाते हैं जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। उस रूम में हम एक लड़की को नाचता हुआ देखते हैं जिसका नाम है अनारकली। बादशाह उसकी डांस की तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं कि बताओ तुमने मेरे लिए क्या तैयारी की है। यहाँ अनारकली कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो। तभी अकबर कहता है कि तुम्हें आज़ाद करना बहुत मुश्किल है। फिर अनारकली कहती है, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, आप बस शर्मिंदा हो। आप मुझे छिपा सकते हो खुद से, दुनिया से, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे जख्म जिंदा है। फिर अकबर कहता है, मुझे पता है, लेकिन जो बीत गया वो बीत गया। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ऐसे इन दीवारों में कैद करके हम खुश हैं? तुम्हारा ऐसा छुपा रहना सल्तनत की सलामत के लिए ठीक है। यह अनारकली कहती है, 14 साल की उम्र से मैं कैद इसीलिए हूँ। इस पर अकबर कहता है कि फिर अपने दर्द को भुला के मेरे लिए कुछ नया पेश करो। अब अगले सीन में हम जोधा बेगम को देखते हैं जो एक आदमी को चिट्ठी दे रही है। अब वो आदमी एक कबूतर के पैरों में वो संदेश डाल के उसे उड़ा देता है, लेकिन एक आदमी उसे बीच रास्ते में पकड़ लेता है। अब यहाँ हम अबुल फजल और बदायूनी को अगले बादशाह के बारे में बात करते हुए देख सकते हैं। यहाँ हम बदायूनी को दानियल के साइड में देखते हैं। अब हम शाह मुराद को देखते हैं जो नए हथियार को इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ एक आदमी उसे कहता है, तुम अभी बादशाह नहीं बने हो, लेकिन जब जरूरत होगी हमारी सेना को तुम्हारे साइड में ही पाओगे। यहाँ एक फादर आ जाता है और मुराद को कहता है, बादशाह ने कहा है आपको पॉलिटिक्स सिखाना है। यहाँ वो फादर कहता है कि जब बादशाह अकबर इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या तुम अगले बादशाह बनना चाहोगे? इस पर मुराद कहता है, बिल्कुल। तभी फादर कहता है, तो आपको बादशाह को यकीन दिलाना होगा, इसलिए तुम्हें हिंसा के अलावा रहम और तहजीब सीखनी होगी। अब अगले सीन में हम अबुल फजल को देखते हैं। उसके पास इरकिस नाम का आदमी आता है जिसने जोधा बेगम का कबूतर पकड़ा था। इरकिस वो चिट्ठी अबुल फजल को देता है। अबुल फजल वो चिट्ठी पढ़ता है और उस कबूतर को वापस भेज देता है। अब हम दुर्जन और सलीम को देखते हैं। दुर्जन सलीम को कहता है, जिस तख्त पर तुम्हारा हक है उसे बादशाह ने बांट दिया है। तभी सलीम कहता है, मुझे तख्त का कोई लालच नहीं है, अच्छा हुआ इससे मेरा पीछा छूटेगा। इनके बीच एक आदमी आता है और कहता है, शाह सलीम आपको जोधा बेगम बुला रही है। अब हम जोधा बेगम और सलीम को देखते हैं जो एक कोने में जा रहे हैं। यहाँ एक आदमी उन्हें वहाँ जाने से मना कर रहा है, लेकिन जोधा बेगम नहीं मानती। अब जोधा बेगम सलीम को कहती है कि तुम्हें अगला बादशाह बनना है। यहाँ सलीम कहता है, मुझे नहीं बनना बादशाह। ये सुन के जोधा बेगम गुस्से से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सलीम उस रूम की तरफ चला जाता है जहाँ जाना मना था, और वहाँ वो अनारकली से मिलता है। यहाँ जोधा बेगम आ जाती है और वो सलीम को कहती है कि तुम्हारे लिए वहाँ कुछ नहीं है। इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। अब सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में सलीम इतिमाद यानी बादशाह अकबर के सारे खुफिया राज रखने वाले आदमी को अनारकली के बारे में पूछता है। तभी इतिमाद कहता है, हमें पता नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आपको उनसे दूर रहना चाहिए। अब अगले सीन में हमें बाला हिसार का किला दिखाया जाता है जहाँ मिर्जा हकीम अपनी बहन बख्त से मिलने आता है। यहाँ वो बख्त से कहता है, हमने युद्ध जीत लिया है। इस पर बख्त कहती है, कैसी जीत? मरने वालों में अपनों का खून ज्यादा बहा है। फिर मिर्जा हकीम कहता है, ये युद्ध है मेरे सौतेले भाई के खिलाफ। इस पर बख्त हंसकर कहती है, युद्ध? अरे तुम तो ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है इसलिए युद्ध कर रहे हो। इस पर हकीम कहता है, ये युद्ध नहीं जिहाद है। यहाँ बख्त कहती है, आपका यह घमंड अकबर की सोई आग को वापस जिंदा ना कर दे। फिर हकीम कहता है, अब आग आई या बवंडर, हम तैयार है। अब अगले सीन में अकबर अपने आदमियों के साथ मीटिंग कर रहा है हकीम के खिलाफ। यहाँ कुछ लोग युद्ध का सुझाव देते हैं तो कुछ नेगोशिएशन का। लेकिन दोस्तों यहाँ अकबर की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो सलीम को घोड़े के साथ खेलता हुआ देखता है। बेहोश होते वक्त वो कहता है, मेरे बेटे को बुलाओ।
वो लीड करेगा मिर्ज़ा हकीम के खिलाफ के युद्ध को। अब अकबर एक चुनौती रखता है अपने 3 बेटों के लिए। वो कहता है कि अगर इस पागल घोड़े को कोई काबू करेगा तो वो हकीम के खिलाफ के युद्ध को लीड करेगा और मेरे बाद का एम्पायर बनने के लिए एक कदम आगे होगा। अब इनमें से सबसे पहले दानियल जाता है, जो नाकामयाब हो जाता है। उसके बाद सलीम जाता है, जो कामयाब हो जाता है लेकिन अनारकली के रूम की तरफ देखते-देखते गिर जाता है। उसे ऐसा करते देख अकबर देख लेता है। अकबर मन ही मन सलीम को राजा बनाना चाहता है, लेकिन सलीम की हरकतों की वजह से अब बारी मुराद की आ जाती है। मुराद उस घोड़े को शांत करने के बजाय उसे मार देता है और विजेता घोषित किया जाता है। अब इसका मतलब हकीम के खिलाफ जो युद्ध होगा उसे अब मुराद लीड करेगा। अब जंग के लिए तीनों युवराज तैयार हो रहे होते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि दानियल लड़कों की तरफ आकर्षित हो रहा है। दानियल को समझाने के लिए बदायूनी आ जाता है। बदायूनी दानियल को अगला बादशाह देखना चाहता है, क्योंकि वो अल्लाह को मानता है और अगर वो बादशाह बना तो पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह की हुकूमत होगी। लेकिन दानियल कहता है मैं लड़ नहीं सकता। अब अगले सीन में बादशाह अकबर मुराद को काबुल के किले की बुलंदी और उसके खुफिया रास्तों के बारे में बता रहा है और सलीम को कह रहा है कि तुम्हारा पूरा ध्यान जंग में होना चाहिए। अब तीनों युवराज जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। अब इस दौरान अबुल फजल मुराद को भड़का रहा होता है। तभी मानसिंह आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अभी के लिए जंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अकबर ने एहतियात को बुलाया है और उसे पूछता है कि तुमने सलीम को अनारकली के गुप्त रूम में कैसे जाने दिया। यहाँ एहतियात कहता है मुझे पता नहीं वो कैसे गया। अब यहाँ अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए वो तालाब में कूद जाता है, जिसमें कई सारे मगरमच्छ हैं। अब तालाब का पानी लाल हो जाता है और ये देखकर अकबर को पीर बाबा की बात याद आ जाती है कि अगर दरिया का पानी लाल होगा तो मुगलिया खून बहेगा। अब मुराद अपनी सेना को लेकर काबुल की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ उसे एक गुप्तचर मिलता है जो उनकी सेना की गिनती कर रहा था। मुराद उसे हाथी के पैरों तले दबा देता है। अब रात हो जाती है और बख्त और हकीम मुराद की सेना को देखकर बात कर रहे हैं कि वो सुराग ढूंढ रहे हैं। अब हमें मुराद और सलीम को दिखाया जाता है, जहाँ वो जंग कैसे लड़नी है इस पर बात कर रहे हैं। इसी दौरान बिरबल एक मरे हुए आदमी को ले आता है। यहाँ मुराद कहता है देखो मैं कह रहा था कि हमें सुलह नहीं करनी चाहिए। यहाँ बिरबल कहता है कि सुलह का कोई रास्ता दिखे तो वो करना चाहिए, नहीं तो बहुत खून बहेगा। अब अगली सुबह जंग चालू हो जाती है। यहाँ वक्त हकीम से कहती है अभी भी वक्त है, हमें सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन हकीम नहीं मानता। अब यहाँ जंग चालू हो जाती है और हकीम जीत रहा होता है। तभी मुराद की सेना उनके मेन एंट्रेंस को तोड़ देती है और महल के अंदर घुस जाती है। ये देखकर हकीम के दोनों बेटे उसे यहाँ से भाग जाने को कहते हैं। वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वक्त रुक जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सलीम दानियाल को जंग में मरते मरते बचा लेता है। यहाँ बदायूनी दानियाल को बाला हिसार के मस्जिद में नमाज पढ़ने ले जाता है। इसी दौरान यहाँ हकीम आ जाता है। दानियाल की सेना उसे पकड़ लेती है। तभी हकीम कहता है अकबर हमारे अल्लाह के अलावा हिंदुओं की सेवा कर रहा है। बदायूनी कहता है हकीम अल्लाह का सच्चा बंदा है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए, भविष्य में वो हमारे काम आएगा। यहाँ दानियाल हकीम को छोड़ देता है। इसके साथ ये सेकेंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के पहले 2 एपिसोड्स। होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जहां पनाह ये तख्त की लड़ाई भाई भाई के रिश्ते को खत्म कर देगी।